बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम फाइनल प्रोजेक्ट के रेफरेंस में डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल पे बात की और अब डॉक्यूमेंटेशन का जो चैप्टर 2 है, सेकंड चैप्टर है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। एक चीज़ तो इसमें ये आप जहन में रखें कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रोजेक्ट की, उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट में वो आती ही आती हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना कोई फॉर्मेट भी दे सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में क्या होगा, फर्स्ट डिलिवरेबल भी हम कहेंगे, यानी कि पहला तो प्रपोजल हो गया ना, उसके बाद सेकंड चैप्टर फर्स्ट डिलिवरेबल भी है। फर्स्ट डिलिवरेबल इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस डिलीवरेबल मस्ट कंटेन फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इस डिलीवरेबल में, इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। ठीक है, अब ये इसका पहला टॉपिक होगा, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी कहते हैं, फिजिबिलिटी का बिल्कुल सादा सा उर्दू में मतलब होता है मुनासिब होना, फिजिबल, मुनासिब। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, टास्क डिपेंडेंसी टेबल, क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस, सीपीएम भी कहते हैं इसको, गैंट चार्ट हमने प्रीवियस प्रपोजल में भी देखा था। और ये आपको बताता चलूँ कि सम टाइम प्रपोजल में इवन प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हम प्रपोजल में शामिल कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास प्रोजेक्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है टाइम, ठीक है, और एक होता है कॉस्ट। ठीक है जी। तो हम अपनी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग को प्रपोजल में भी शामिल कर सकते हैं और सम टाइम फिजिबिलिटी को भी शामिल करते हैं। फिजिबिलिटी भी हम देखते हैं ये क्या है। बहरहाल ये सेकंड चैप्टर के हमारे चैप्टर 2 के हमारे टॉपिक्स हैं। गैंट चार्ट, इंट्रोडक्शन टू टीम मेंबर्स, task and member assignment table, tools and technologies, sometime tools and technologies with reasoning, vision document, risk list, product features। तो ये बेटा हमारे इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं इसको। फिजिबिलिटी स्टडी से क्या मुराद है, फिजिबिलिटी आपको बता दिया। इसका बिल्कुल उर्दू में सादा सा मतलब होता है मुनासिब होना। ठीक है जी। हम अक्सर अपनी कॉमन डिस्कशन में भी बात करते हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी। ठीक है जी, इस तरह की। तो फिजिबल का मतलब है मुनासिब होना। तो स्टडी जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को, मतलब ये कि उनको क्रिटिकली देख रहे होते हैं, तो वो स्टडी कहलाती है। और जब हम स्टडी के बाद एक रिपोर्ट या फाइनल डिसीजन देते हैं, वो रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद एक रिपोर्ट भी इशू की जाती है। ठीक है, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो डिफरेंट हमारे पास, हमने डिफरेंट बेसिस पे फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म की है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। When a project is started, the first matter to establish is to assess the feasibility of a project or product। सबसे पहले उसकी feasibility देखी जाती है। इवन जब हम अपनी रियल लाइफ में बात करें, तो कोई भी जो बिज़नेस है, कोई भी सेल परचेज़ करने वाला, चाहे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज सेल कर रहा है, वो भी फिजिबिलिटी स्टडी करता है। आप शॉपकीपर के पास जाएं, उसे कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो उसके पास रेडीमेड प्रोडक्ट पड़ी है, तो फिर उसके जहन में फिजिबिलिटी सिर्फ प्राइस की होगी। आप पूछते हैं प्राइस क्या है, वो कहता है जी इसकी प्राइस है 10,000। आप उसको थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, कम प्राइस पे लेके आते हैं, तो वो आपको फाइनली कहता है जी मैं इसको 8500 से कम पे नहीं दे सकता।
यानी कि उसने थोड़ी सी स्टडी की, उसने देखा मेरी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी है इस प्रोडक्ट पे, ठीक है, और मुझे कितनी कम अज़ कम प्राइस पे मैं दूंगा तो मुझे कुछ बचेगा। तो वो उसने अपने जहन में थोड़ी कैलकुलेशन की, तो उसने कहा जी 8500 का फ़ाइनल दूंगा। तो उसने भी फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म की, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट में इसी तरह से हमने कई एंगल्स के हिसाब से देखना होता है कि ये प्रोडक्ट बनाना, ये प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी मीन्स दैट कैन वी develop the project with available resources such as staff, expertise, time and equipment। तो ये बिल्कुल सिंपली इसको यानी कि एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक समझ लें आप, एक क्वेश्चन है, आप खुद अपने आप से पूछते हैं, आप स्टडी एक परफॉर्म करते हैं कि कैन वी डिवेलप द प्रोजेक्ट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपके आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपकी टीम है, टीम की एक्सपर्टीज़ है, टाइम है, इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ये जनरल सी फिजिबिलिटी स्टडी का एक यानी कि आपको सिनेरियो मैंने बता दिया। It is basically used as a measure of how practical or beneficial the development of a software system will be to you or organization। The activity recurs throughout the life cycle। अच्छा, एक और फिजिबिलिटी स्टडी को अल्टीमेटली इसकी रिपोर्ट को हम एक और पर्पस से यूज़ भी करते हैं, वो पर्पस यहाँ पर बता दिया। इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ मेयर। हम इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट को एक मेयर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। क्या चीज़ मेयर करने के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिकल भी है या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। बात समझ आई, ठीक है। तो इसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमने प्रोजेक्ट करना है या कि हमने प्रोजेक्ट नहीं करना। यस और नो भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है जी। अब फिजिबिलिटी स्टडी की कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल है, इकोनॉमिक है, स्केजुअल है, स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल, लीगल एंड एथिकल। तो ये कुछ डिफरेंट लेवल्स पे हम अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा जनरल सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। टेक्निकल से मुराद ये है कि जैसे अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले आके मुझसे पूछ रहा था कि सर हम इसमें फ़लाँ लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, फ़लाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये स्टडी परफॉर्म करनी है कि आपका जो कस्टमर है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन टूल्स के साथ प्रोडक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट्स है। कोई भी टूल हो सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है जी। जैसे हम लोग PHP के साथ इसको करना चाह रहे हैं, MySQL PHP के साथ, तो आपने ये देखना है कि PHP MySQL के स्किल्स मेरे पास हैं या अगर नहीं भी हैं तो क्या मैं उनको लर्न कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी। फ़र्ज़ करें आपको किसी स्पेसिफिक जो है वो टूल्स के साथ डेवलपमेंट करने का कहा जाता है, आपको ऑर्डर एक आ जाता है, आपको रिक्वेस्ट आती है कि ये प्रोजेक्ट बना दें, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है टेक्निकल, ठीक है। आपको कहा जाता है जी पाइथन में आप प्रोजेक्ट बना दें, तो आपके पास स्किल्स नहीं है और आपको ये भी फील हो रहा है कि ये टेक्निकली मैं इसको यानी कि विद इन टाइम लर्न करके डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप यानी कि ये जो आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इस स्टडी का रिज़ल्ट आएगा नो में कि जी हमें प्रोजेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए, हमारे लिए ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। फिर ऑपरेशनल के जिस एनवायरनमेंट में हमारा प्रोजेक्ट चलना है, ऑपरेट करना है, उसके बारे में कुछ स्टडी। फिर इकोनॉमिक, जो पैसे हमें ऑफ़र किए जा रहे हैं क्या उन पैसों में हम बना सकते हैं। अब देखें ना, अभी तो ये हमारा एकेडमिक प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल बात करें, अगर आप इसको मतलब ये कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कोई भी प्रोजेक्ट कोई बंदा भी लॉस में नहीं बनाता, ठीक है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी से मुराद ये है कि जो भी
फंड्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो प्राइस हमें ऑफ़र की जा रही है, क्या उस प्राइस में हम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। फिर स्केजुअल, जो टाइम हमें ऑफ़र किया जा रहा है, जो हमें डेडलाइन दी जा रही है, क्या उस टाइम के अंदर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे या नहीं। फिर स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल मिलती जुलती हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है हम वो मीट कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो इसे डिलीवर की जानी है वो हम मुकम्मल कर पाएंगे। ठीक है, जिसको मुकम्मल करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन क्या है, और अगर कोई हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर लीगल या एथिकल कंस्ट्रेंट्स हैं तो उनको भी आपने स्टडी करना है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जिनको स्टडी करने के बाद एक अल्टीमेट, एक फाइनल रिपोर्ट इशू की जाती है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होती है, ये जो हमारे ज़ाहिरी बात है, ये स्टडी परफॉर्म की किसी एम्प्लॉय ने, कंपनी के सॉफ्टवेयर हाउस के एम्प्लॉय ने स्टडी ये परफॉर्म की और उसने ये रिपोर्ट इशू की। जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो कंपनी का ऑनर है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट है, वो फिर इस रिपोर्ट की बेस पर डिसाइड करेगी आइदर वी आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू अकम्प्लिश दिस प्रोजेक्ट और वी आर रिजेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो इस रिपोर्ट की बेस पे डिसाइड होता है कि हमने प्रोजेक्ट करना है या कि हमने प्रोजेक्ट छोड़ना है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, इसमें क्या क्या करेंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी डील्स विद आस्किंग द क्वेश्चन एज टू वेदर द सिस्टम कैन बी डिवेलप्ड और नॉट। ठीक है जी, कि टेक्निकली जो उसमें हर्डल्स हैं, जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उन स्किल्स के रेफरेंस में हमने ये क्वेश्चन पूछना होता है कि हम ये डेवलप कर लेंगे या नहीं। It is one of the most important question before starting the project because it is assessing the limits of theory और technology applicable to the project। इसमें हम ये assess करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्री है, लिमिटेशंस हैं, जिन टेक्निक्स को, टूल्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हम अगर तो इजी फील कर रहे हैं, देन इस स्पेसिफिक टेक्निकल फिजिबिलिटी का जो आंसर है वो यस में होगा, यस वी कैन। Another important query to be answered is to evaluate whether you possess the technology and technical expertise। ठीक है, तो ये भी आपने डिसाइड करना होता है कि हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ हैं, अगर नहीं है तो हम उनको रीज़नेबल टाइम में लर्न कर सकते हैं, तो जो डेडलाइन है उसे पहले पहले हम मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सारा हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी है। एक और बात आपको बता दूं कि ये प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए तो डेफिनेटली हमें इसको हर चीज़ को हमने उस हिसाब से देखना होता है। तो यहाँ पर आपके चूँकि एकेडमिक प्रोजेक्ट है, आपका ट्रैक सेम है, आपको ये जो स्किल्स जो जो स्किल सेट आपको मैंने बताया है वो आपको मैं खुद ऑफ़र करूँगा, खुद आपको मैं यानी कि सिखाऊँगा चीज़ें। तो आपकी इस टेक्निकल फिजिबिलिटी का आंसर डेफिनेटली यस में ही आएगा। यस वी कैन डेवलप दिस प्रोजेक्ट बाय यूजिंग सम टेक्नोलॉजीज़। ठीक है जी, जो भी हमारा स्किल सेट है। तो टेक्निकल के बाद ऑपरेशनल, evaluation of technical ability of the staff to operate the project is the main aim of operational feasibility। तो अपने टेक्निकल स्टाफ की बेस पर, उसकी एबिलिटी की बेस पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसी बेस पर ही हमारी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी परफॉर्म यानी कि होगी, इसका डिसाइड किया जाएगा। In this area the question arises as to whether the problem is worth solving and if the solution provided for the problem works or not। तो इसमें हमने ये देखना है कि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसकी जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले बताई थी, किसी का ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, किसी का कुछ है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फ़ायदा भी है और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस फिजिबिलिटी का मेन क्वेश्चन ये होता है। हाउ डू एंड यूज़र्स एंड मैनेजर्स फील अबाउट द प्रॉब्लम और सोल्यूशन इज़ अनदर क्यूरी टू बी आंसर्ड। तो मैनेजर्स और यूज़र्स यानी कि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो इस प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में उनका क्या क्वेश्चन होगा, क्या उनका बिहेवियर होगा, क्या उनके रिमार्क्स होंगे, यानी कि वो सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे जिनके लिए हम बना रहे हैं, जिनके लिए
जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड होंगे या नहीं। तो ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। उसके बाद है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, रादर वी कैन से it is the number one important factor, economic feasibility. Justification for the benefit or cost analysis relative to the project is to be measured in economic feasibility. तो इसमें कॉस्ट और उसके बेनिफिट्स, ठीक है, इसका एक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। Therefore, economic feasibility can be divided into two parts, cost estimates and benefit estimates. देखें, कॉस्ट का ताल्लुक हमारे साथ है, ठीक है जी। इस कॉस्ट के बाद जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। बेनिफिट्स हमने कस्टमर को, मैनेजर्स को, जो जो जिनके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बेनिफिट्स का ताल्लुक उनके साथ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, ठीक है। अक्सर औकात हमने रियल लाइफ में देखा है, हम कोई चीज़ परचेज करने जाएं तो हम उसकी एक कम कॉस्ट अगर बताएं बार्गेनिंग करते वक्त, तो शॉपकीपर कहता है जी हमारे पास इस कॉस्ट में भी है, ये प्रोडक्ट आप देख लें, ये प्रोडक्ट है, ये जो आप कॉस्ट कह रहे हैं उस कॉस्ट में ये प्रोडक्ट है। हम कहते हैं नहीं, हमें ये वाली चाहिए, ठीक है, इसका रेट बताओ। तो डेफिनेटली जो हम कम कॉस्ट दे रहे हैं उसमें ऐसी प्रोडक्ट है जिसका बेनिफिट कम है, वो हमें कह रहा है जी आपकी कॉस्ट में ये प्रोडक्ट है एक, लेकिन हम कह रहे हैं हमें यही चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट का ताल्लुक जो है वो बनाने वालों के साथ है, जिनको प्रॉफिट जिन्होंने अर्न करना है, और बेनिफिट्स का ताल्लुक आमतौर पर कस्टमर के साथ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। कॉस्ट एस्टिमेट्स कैन फर्दर भी aligned into development or acquisition cost, one time and maintenance and operation cost ongoing। तो इसमें दो तरह की कॉस्ट आ जाती हैं। बहरहाल हमने आमतौर पे जो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट है वही निकालना होती है। ज़ाहिरी बात है जो उसकी ऑनगोइंग कॉस्ट है वो तो कस्टमर ही बेयर करेगा ना। तो इसके लिए हम कई एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो फंक्शन पॉइंट एक टेक्निक है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस भी कहते हैं, एफपी कैलकुलेशन भी कहते हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, जिसकी बेस पे हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट को हम मेजर करते हैं। इसी चैप्टर में वो आएगी आगे फंक्शन पॉइंट। और अगर इसकी बात करें बेनिफिट्स की, बेनिफिट एस्टिमेट्स एनक्लोज टेंजिबल बेनिफिट्स एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट्स वुड इंक्लूड रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यूज़, ठीक है जी। इनटेंजिबल में आपके कई चीज़ें और आ जाती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वालिटी और गुडविल वगैरह। However, information quality, job satisfaction and external standing are examples of intangible benefits। तो इसमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में वैसे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा मेन कंसर्न कॉस्ट ही होता है, ठीक है। तो हम इस रेफरेंस में कॉस्ट कैलकुलेट भी करते हैं। चलें, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बाद स्केजुअल फिजिबिलिटी। स्केजुअल आपने हमने प्रपोजल में देखा भी है प्रीवियस लेक्चर में, गैंट चार्ट, ठीक है जी। तो वो स्केजुअल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेकिन इस फिजिबिलिटी का पर्पज़ यही है कि जो डेडलाइन हमें कस्टमर दे रहा है, क्या उस डेडलाइन में, उस टाइम लिमिट में हम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं कि नहीं। Time is an important factor. The assessment and evaluation of the completion of a project with the available staff and resources within time is very essential. Meeting deadlines and milestones should always be kept in mind, ठीक है जी। तो ये है स्केजुअल फिजिबिलिटी। तो ये जहन में रखें कि जो जो हमारा मतलब कि गैंट चार्ट है वो हम आम तौर पे सम टाइम यानी कि बनाते हैं उसके ऊपर ना, अपनी असेसमेंट की बेस पर। एट द स्टार्ट हम उसमें अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उसको असेस कर रहे होते हैं, टाइम को हम यूँ कह लें कि प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन प्रोजेक्ट ग्रोज, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान सम टाइम हमारा जो वो हमने अजम्पशंस बनाई होती हैं, हमने जो एक
प्रेडिक्शन की होती है कि इस टाइम में हम ये कर लेंगे मुकम्मल, सम टाइम वो उसमें वेरिएशन भी आ जाती है। तो बहरहाल स्केजुअल फिजिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट है। स्केजुअल के बाद स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर द फीचर्स दैट द सिस्टम मस्ट हैव और अ कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द कस्टमर। तो स्पेसिफिकेशन में कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं सिस्टम की और कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं जिनके अंडर हमारे प्रोजेक्ट ने, हमारी प्रोडक्ट ने वो वर्क करना होता है। ठीक है जी। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कंस्ट्रेंट के। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें हम कोई इलेक्ट्रिक वायर परचेज़ करते हैं। ठीक है जी। तो हमें इलेक्ट्रिक वायर एक ख़ास पर्पज़ के लिए चाहिए, मतलब हमने उसको इलेक्ट्रिक वायर को वाटर में यूज़ करना है, हमने कहीं से करंट पास करवाना है, लेकिन वो जहाँ से वो वायर गुजरनी है वो एरिया वाटर वाला है। तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रेंट है कि हमें ऐसी वायर चाहिए जो कि एक लंबे अरसे तक वाटर के अंदर उसे कोई डैमेज उसका डैमेज ना हो, वो वर्क करे फॉर लॉन्ग टाइम। तो डेफिनेटली उसका जो आउटर है, जो उसकी क्या कहेंगे इंसुलेशन है, आउटर है, वो स्पेशल होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी कई कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर के यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, वेबसाइट के यूज़र्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसके ऊपर यानी कि ऑनलाइन क्यूरीज बड़ी चलेंगी। ये कंस्ट्रेंट्स हैं डिफरेंट। तो इसके अलावा कुछ और भी बेशुमार कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। द क्वेश्चन arises as to whether the requirements are clear and definite, the scope boundaries must also be assessed। तो ये स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्लियर हैं, डेफिनेट हैं, और उसकी बाउंड्रीज़ हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक हमने किस हद तक इसको डेवलप करना है। इंफॉर्मेशन फिजिबिलिटी, जो हमारे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। द फिजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी असेस्ड रिगार्डिंग इट्स कंप्लीशन, रिलायबिलिटी एंड मीनिंगफुलनेस। ठीक है जी। उसके बाद मोटिवेशन फिजिबिलिटी, evaluation of the client staff regarding the motivation to perform the necessary steps correctly and promptly must occur। उसके बाद चलें जी। फिजिबिलिटी स्टडी में ये सारी चीज़ें जी देखनी बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोटिवेशन फिजिबिलिटी के बाद है लीगल एंड एथिकल फिजिबिलिटी। और लीगल एथिकल फिजिबिलिटी से मुराद क्या है कि क्या कोई हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा जो कि हमारे कंट्री में, हमारे जिस जगह पर हम हैं, जियोग्राफिक लोकेशन में, हमारी बाउंड्रीज़ में वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है। डू एनी वायलेशंस और लायबिलिटीज़ अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। हम कहीं पे कोई करप्शन टाइप का कोई ऐसा तो नहीं काम करने लगे प्रोजेक्ट बनाते वक्त, या कोई ऐसा गैम्बलिंग जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, या जहाँ पर हैं वहाँ पर हमने लीगल एथिकल इश्यूज़ को देखना है। कोई ऐसा क्राइम टाइप का हम प्रोजेक्ट तो नहीं बनाने जा रहे। इफ़ इट इज़ नॉट द केस देन इट इज़ ओके, इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस फिजिबिलिटी। ठीक है। हमने यही स्टडी करना है कि कोई इसकी वायलेशन तो नहीं हम कर रहे लीगली एथिकली। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारी फिजिबिलिटी स्टडी है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सेकंड चैप्टर का। और सम टाइम आपको मैंने बताया कि हम इसको अपने प्रपोज़ल में भी शामिल करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिजिबिलिटी स्टडी को प्रपोज़ल में भी इस कंटेंट को शामिल कर लेती हैं। जी बेटा, आगे है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट स्कोप। अब स्कोप में हमने अपने प्रोजेक्ट का बताना होता है कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं, मतलब ये कि इसका क्या बेनिफिट है। स्कोप इज़ अ वेरी डोमिनेंट फैक्टर। स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट आर बोथ इंटरवाइंड एज बोथ इन्वॉल्व द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं आउटर साइड को। ठीक है जी। ज़ाहिरी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, वो अपनी आउटर वर्ल्ड के साथ उसका कनेक्शन होता है। कुछ ना कुछ वो मतलब ये कि इनपुट ले रहा होता है, आउटपुट दे रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट वुड बी रेफरिंग टू व्हाट होल्ड्स आउटसाइड द बाउंड्री of the system, while scope would indicate whether whatever is inside the boundary of the system। तो स्कोप जो है ये
हमारे सिस्टम के फीचर्स हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट वो उसका आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, जिसके साथ उसकी इंटरेक्शन होती है। द स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स allocated to it. Managing project scope to fit the available resources is key to managing successful projects. Managing scope is a continuous activity that requires iterative or incremental development. तो जो इसका हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप है, इसको मतलब अचीव करने के लिए, इसको सक्सेसफुली मेंटेन करने के लिए हमें कह रहा है कि जी इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव डेवलपमेंट करना पड़ती है। तो आपने SDLC में डिफरेंट देखे होंगे लाइफ साइकिल, ठीक है, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव। आइटरेटिव क्या होता है? आइटरेशन पूरी एक साइकिल होता है एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। उसमें एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, और सारे उसमें फेजेस आ जाते हैं, ठीक है जी, एक आइटरेशन। तो यानी कि हम एक ही स्टेप में, एक ही दफ़ा में उसको मुकम्मल नहीं कर रहे होते। अजान शुरू होगी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी सर, आ गई। चलें, हम स्कोप की बात कर रहे हैं। मैनेजिंग स्कोप इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी। कॉन्टीन्यूस इस तरह से कि हम कई आइट्रेशन, कई इंक्रीमेंट्स अपने प्रोजेक्ट में यानी कि बनाते हैं। जिस तरह से हमारे SDLC जो लाइफ साइकिल्स हैं वो इंक्रीमेंटल हैं, तो उसी तरह से हम विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एक आइट्रेशन में उसकी कोई 10%, 20% उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की जाती हैं, फिर उसको मज़ीद एनहांस किया जाता है। तो using requirement attributes such as priority, effort and risk as the basis for negotiating the inclusion of a requirement is a particularly useful technique for managing scope। ठीक है जी। तो इस पॉइंट में हमने अपने प्रोजेक्ट, अपनी प्रोडक्ट का स्कोप बाहर लिखना होता है, बताना होता है। उसके बाद अगला जो फैक्टर है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर है, बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट पे बताया था कि 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए उनके बारे में हमारी जो असेसमेंट है वो लाजमी तौर पे होनी चाहिए। एक मैंने आपको टाइम बताया था, एक मैंने आपको कॉस्ट बताई थी, ये है वो कॉस्ट, और तीसरा मैंने आपको ओवरऑल फिजिबिलिटी का भी कहा था कि और तीनों चीज़ें सम टाइम हमारे प्रपोज़ल में ही शामिल कर दी जाती हैं। यानी कि जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है हमने, तो उसका जो प्रपोज़ल है उसमें सम टाइम ये तीनों टॉपिक आ जाते हैं, सम टाइम वो अगले चैप्टर्स में शामिल कर लेते हैं। बहरहाल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग तो डेफिनेटली स्टार्ट के ऊपर, अभी जब हमने प्रोजेक्ट अभी अपना स्टार्ट करना है, बनाया नहीं है, तो उसमें जो कॉस्टिंग है वो डेफिनेटली असेसमेंट होगी, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर टीम में, सॉफ्टवेयर हाउस में, डेवलपमेंट टीम में जो एक्सपीरियंस्ड जो पर्सनस होंगे, डेवलपर्स होंगे, वो एस्टिमेशन देंगे। जिस तरह से हमने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना होती है, तो हम किसी एक्सपीरियंस्ड जो इंजीनियर होता है, जिसे हम आम ज़ुबान में ठेकेदार कहते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं और उससे डिस्कस करते हैं, जी हमने ये कंस्ट्रक्शन करवानी है, इतनी ये हमारी लैंड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस पर कितने के इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो हमें हिसाब किताब लगा के बताता है कि आपने ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इतने आपके कमरे हैं, इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका इतना जो है ना बजट तकरीबन होगा। तो उसमें जो एक्सपर्ट मतलब इंजीनियर्स होते हैं, उनकी एस्टिमेशन के बिल्कुल एन मुताबिक ही सम टाइम कॉस्ट पड़ती है। तो बहरहाल देखते हैं इस टॉपिक को हम। A metric is some measurement we can make of a product or process in the overall development process. Metrics are split into two broad categories. Knowledge oriented metrics होते हैं। These are oriented to tracking the process to evaluate, predict or monitor some part of the process. तो हमारे पास हम डिफरेंट मीट्रिक यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में
तो एक प्रोजेक्ट हमारे एक मैट्रिक्स है नॉलेज ओरिएंटेड, ठीक है जी, और इसके अलावा है अचीवमेंट ओरिएंटेड मैट्रिक्स। दीज आर ऑफन ओरिएंटेड टू मेजरिंग सम प्रोडक्ट एस्पेक्ट ऑफन रिलेटेड टू सम ओवरऑल मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो दूसरे हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर भी कॉस्टिंग के लिए भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मेजर करने के लिए भी हम मेट्रिक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द कॉस्ट एस्टिमेशन फील्ड हैज़ फोकस्ड ऑन एल्गोरिथमिक कॉस्ट मॉडलिंग। कोई ना कोई इसमें हम एल्गोरिदम, कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करेंगे जिसकी बेस पर हमने अपनी कॉस्ट को असेस करना है, कॉस्ट के बारे में एक प्रेडिक्शन करनी है। इन दिस प्रोसेस कॉस्ट आर एनालाइज्ड यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज लिंकिंग कॉस्ट और इनपुट विद मैट्रिक्स टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड आउटपुट, ठीक है। तो इस रेफरेंस में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है वो है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, ठीक है जी। तो फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मैट्रिक यूज अ मेजर ऑफ द फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड बाय द एप्लीकेशन एज अ नॉर्मलाइजेशन वैल्यू। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे इस फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की। फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन भी कहते हैं, एफपी एनालिसिस भी कहते हैं इसको। इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ बिजनेस फंक्शनैलिटी and information system as a product provides to a user. The cost in dollar or hours of a single unit is calculated from past projects, यानी कि from past experiences, ठीक है। तो ये जो हम मेट्रिक इसकी बात कर रहे हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है। कॉस्ट प्रोजेक्ट की निकालने के लिए मेट्रिक इसके अलावा और भी हैं, इस वक्त हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में जो 3 इसके स्टेप्स हैं इसको मुकम्मल करने के लिए, उसमें पहला है स्टेप द अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स, यूएफपी। हम ये यूएफपी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। उसके बाद एंड पे हम फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको रफली बताता हूँ, बाकी हम इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे कि ये हमारे पास जो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है, मुझे पहले ये बताएं जी बेटा, इसमें ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। तो इसमें बेटा ये किया जाता है कि हम शुरू पे इस पॉइंट को मुकम्मल करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी इनपुट्स आती हैं, ठीक है, इनपुट से मुराद हम ज़ाहिरी बात है अपने प्रोजेक्ट में इनपुट लेते हैं फॉर्म्स के ज़रिए से। हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी आउटपुट्स आती हैं, ठीक है, जितनी भी उसमें क्यूरीज आती हैं, तो ये टोटल 5 तरह की फ़ाइल्स होती हैं, 5 टाइप ऑफ फाइल्स। हम सबसे पहले उन 5 तरह की फ़ाइल्स को काउंट करते हैं, एक एस्टिमेशन हम लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक घर कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो वो एक एक्सपर्ट इंजीनियर से हम कंसल्ट करते हैं, वो हमें एस्टिमेशन देता है, ठीक है। तो हम भी अपने प्रोजेक्ट की 5 तरह की फ़ाइल्स को उनके बारे में एक असेसमेंट करते हैं, एक हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ये फ़ाइलें इतनी तादाद में आएंगी। और इस स्टेप में हम फिर उन 5 के हर फाइल के 3 तरह के उसके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होगा, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में हम वो कैलकुलेट करते हैं। दूसरे स्टेप में टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर, डिटेल में हम कल इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसको। तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर में क्या होता है कि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के बारे में 14 कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर होते हैं, 14 कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। उनको कहा जाता है, वो DI के नाम से रेफ़र किए जाते हैं। अब उनका बेटा 14 फैक्टर्स होते हैं जिसको कहा जाता है डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, DI से रेफ़र किए जाते हैं। तो हर फैक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी हमने 0 से लेके 5 तक वो यानी कि असेस करना होती है।
और इनका टोटल निकाल के फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर निकाला जाता है और एंड पे फंक्शन पॉइंट हम निकालते हैं, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में टोटल इतने फंक्शंस बनने हैं, ठीक है। और फिर उन फंक्शंस की बेस पे हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये बेटा आपके सेकंड चैप्टर के कुछ कंटेंट्स जो हमने बनाने हैं। तो अगर इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल या आपको चीज़ मुश्किल लग रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।